नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। तो प्रदेश में लगातार गर्मी की मार बढ़ती जा रही है। पारा 40 के पार जा पहुंचा है। एक तरफ जहां बिजली की खपत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। तेजी से बढ़ती धूप फसल को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो कैसा है बढ़ती गर्मी के बीच आम जन का हाल? बिजली और पेयजल के संभावित संकट से कैसे बचेगी सरकार और फसल पर नुकसान की कैसे होगी भरपाई? कैसा रहेगा मौसम का हाल? क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक? इन्हीं सब मुद्दों पर, इसके जुड़े एस्पेक्ट पर, इससे जुड़े फैक्टर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में गर्मी की तपिश महसूस की जाने लगी है। दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में शुष्कता लगातार बढ़ रही है। पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। गर्म हवाएं भी प्रदेश में जनजीवन मुश्किल बना रही है। बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है। लोग एसी और कूलर का सहारा लेकर तपिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी का सीधा असर फसलों पर भी पड़ रहा है। रबी की फसल पर यह बढ़ती गर्मी बुरा प्रभाव डाल रही है। बढ़ते तापमान के कारण हरियाणा में बिजली और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में करीब 80 लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ गई है। तो वहीं पानी की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इनकी पूर्ति करने में कितना सफल रहती है। तो वहीं बढ़ती गर्मी के बीच लोग कैसे सूरज की इस मार का सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी बीच आपको एक डेटा बताना भी जरूरी है कि हालात किस कदर थोड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। और ये मुश्किलात केवल आम लोगों तक नहीं है, ये मुश्किल सरकार के सामने भी है। 3 दिन में 80 लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ गई है और हरियाणा में हर रोज 16 लाख टन बिजली की खपत है। हरियाणा में करीब 70 लाख यूनिट बिजली की कमी है। हरियाणा को रोज 50,000 क्यूसेक पानी की जरूरत है और अगले 48 घंटे के भीतर तापमान के संदर्भ में बात करें तो 43 से लेकर 44 डिग्री रहने के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि 20 मार्च का एक डेटा निकलकर सामने आता है। मौसम वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञ अपने आधार पर इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसके आधार पर यह देखा गया कि साल दर साल कैसे ये तापमान में वृद्धि होती जा रही है। हालांकि क्लाइमेट चेंज को लेकर लगातार बात होती है कि क्लाइमेट चेंज सरकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कैसे गर्मी के दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ठंड के दिन कम होते जा रहे हैं। जहां पर ठंड की शुरुआत पहले अगस्त या फिर नवंबर से हो जाया करती थी, उसके दिन आगे बढ़ गए हैं। गर्मी जो इसका दायरा तय हो रखा था कि इतने से इतने महीने तक रहती है, उसके दिन ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आप देखिए कि मार्च के महीने में ही कैसे 40 डिग्री को यह तापमान पार करने लगा है। और यही चिंता है जो मौसम वैज्ञानिकों को, मौसम विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या एस्पेक्ट है, जिस पर चर्चा भी होती है और बहस का विषय भी है। लेकिन समाधान निकलना बहुत जरूरी होता है। तो आपको बता दें कि हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, वातावरण से संबंधित मसला है। एनवायरनमेंट को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और ज्यादा तापमान न बढ़े, इसका असर कृषि पर क्या पड़ता है, सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार यश डॉक्टर चंद्रमोहन जी, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी के साथ हो रहा है। यह विषय हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखें, मौसम वैज्ञानिक क्या डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए? अगर हम वर्तमान की परिस्थितियां देख रहे हैं तो मौसमी जो चक्र है उसमें काफी बड़ा बदलाव आया है। और उसके पीछे मैं मानता हूं जलवायु परिवर्तन है या उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। क्योंकि अब पिछले दिनों हमने देखा बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। इसी प्रकार से शीत ऋतु ने भी कई साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसे हम पीछे एनसीआर की बात करते हैं तो एनसीआर ने 127 साल का रिकॉर्ड टूटा है सर्दियों का। तो इसी प्रकार अब
जो ग्रीष्म ऋतु है, आमतौर पर हम मई या अप्रैल के एंड से शुरू मानते हैं, परंतु इस बार गर्मियों का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्योंकि शुरुआत में ही एक एंटी साइक्लोन बना राजस्थान और गुजरात पर, जिसकी वजह से ईरान, इराक और पाकिस्तान की जो गर्म हवाएं सीधी हमारे राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक कि पहली बार कई सालों का जो रिकॉर्ड टूटा इस बार कि जो पर्वतीय क्षेत्र या हम ये कह सकते हैं हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र, इसके अलावा पठारी क्षेत्र और यहाँ तक कि तटीय क्षेत्रों पर भी जो अनुमान से भी ज्यादा तापमान भरे हुए हैं। इसके पीछे यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस प्रकार का जो ऋतु चक्र है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ऋतु चक्र है उसमें कम से कम 20 या 25 दिन का पहले ही वो शुरुआत हो जाती है। जैसे आमतौर पर शीत ऋतु नवंबर में स्टार्ट होती है, इस बार शीत ऋतु अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से मॉनसून जो वर्षा है वो आमतौर पर जुलाई में स्टार्ट होती है, परंतु पिछले वर्ष 15 जून से ही स्टार्ट हो गई। और मैं बता दूंगा आपको, अभी एक शुभ संकेत मिल रहे हैं हमें कि जो तटीय क्षेत्र है जैसे तमिलनाडु है या केरल है और ऊपर कर्नाटक, यहाँ पर प्री मॉनसून बरसात अभी शुरू हो रही है। तो ये अच्छे संकेत हैं। हो सकता है कि इस बार वर्षा हमारी सामान्य से ज्यादा अच्छी रहे। जी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए कितना बड़ा ये संकट पैदा हो सकता है? क्योंकि मैं एक डाटा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये मौसम विभाग का ही एक डाटा है जो साल दर साल कलेक्ट किया गया था। वर्ष 2015 में बताया गया, मैं 20 मार्च की बात कर रहा हूं, 2015 में 20 मार्च के दिन अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास था। 2018-20 में दर्ज किया गया 20 मार्च को अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ज्यादा। और अब की बात करें तो इस 20 मार्च को सारे ही रिकॉर्ड टूट गए थे। ये बता दिया गया था कि 40 डिग्री ये पार हो सकता है और 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये संकट कृषि क्षेत्र के लिए कितना बड़ा संकट है सर? क्योंकि जो भी हमारे ऋतु चक्र होते हैं उसका प्रभाव हमारा जो कृषि चक्र होता है उस पर जरूर पड़ता है। चाहे वो रबी वाली फसलें हैं, जायद वाली फसलें हैं या खरीफ वाली फसलें हैं, उन पर जरूर पड़ता है। अगर समय से उनको ऋतुओं का चक्कर मिले तो वो फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं। अब जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, गेहूं की जैसे फसल, हमारी जो रबी की फसल अब कटने के लिए तैयार मतलब 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी, परंतु मार्च के शुरुआत में ही 10 मार्च के शुरुआत में ही टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो गेहूं के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें जरूरी होता है, परंतु इस बार 40 डिग्री तक पहुंच गया। तो उससे हमारी फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। चाहे वो गेहूं की फसल है या हम सब्जियों की जो फसलें होती हैं या अन्य फसलें हैं हमारी रबी वाली, जैसे अभी सरसों तो हमारी कटाई हो गई, परंतु जो बाकी जो फसलें हैं उन पर बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। क्योंकि गेहूं का दाना है वो पिचक गया और गेहूं का दाना का जो स्वाद है वो आने वाले समय में जब आएगा उसमें वो टेस्ट भी नहीं रहेगा और दाना पतला और संकुचित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। मतलब कि इससे फसलों की क्वालिटी, गुणवत्ता और उसकी पैदावार में असर देखने को मिलता है। लेकिन बात करें, क्या ऐसी संभावना नजर आ रही है मौसम में कि आने वाले कुछ दिनों बाद उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो जाए, किसानों के लिए भी अच्छा हो जाएगा? देखिए, अभी जो मार्च और अप्रैल की हम अगर बात करते हैं तो इसमें उत्तर भारत में बरसात का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा। अब जैसे 31 तारीख को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होने जा रहा है, परंतु वो कमजोर है, तो उसका प्रभाव केवल और केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। अगर उसका प्रभाव या वो कमजोर की जगह मध्यम या तीव्र दर्जे का होता तो उसका प्रभाव और उससे जो एक साइक्लोनिक जो चक्कर बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, वो पाकिस्तान या हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान पर बनता तो उसका प्रभाव मैदानी राज्यों पर जरूर पड़ता है। जैसे पीछे हमने देखा कि लगातार जैसे 15 जून से मानसून स्टार्ट हो गई थी, 15 जून से होने के बाद हमारे तो हरियाणा,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, यहाँ पर तकरीबन ये मानते हैं कि जून के एंड तक यहाँ पर मानसून बरसात का सिस्टम हो जाता है। परंतु पिछली बार भी मानसून का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया था और 13 जुलाई को हमारे यहाँ मानसून की बारिश स्टार्ट हुई थी, परंतु वो शुरू तो हो गई, परंतु उसका जो सिस्टम था, वो चक्र था, वो सितंबर तक चलता रहा। 30 सितंबर तक तो हमारा मानसून का सिस्टम चला और उसके बाद अक्टूबर में लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 22 जनवरी और फरवरी और मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावी रहे और जिसकी वजह से बारिश होती रही। तो हमारे यहाँ रबी की फसलें बम्पर मात्रा में हुई थी, परंतु जो अभी फसलें पकने को तैयार हैं उन पर इस बढ़े हुए टेम्परेचर का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहते, परंतु एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एक और दूसरी हमें जो आपदा देखने को मिली, पीछे ओले आ गए, तो ओलों से हमारी काफी फसलों का नुकसान हुआ। आपको पता है कि भिवानी में लुहारू से लेकर बारडा से सतनाली और महेंद्रगढ़ का कुछ एरिया, उसके बाद कोसली, कनीना, रेवाड़ी और गुड़गांव तक पूरी बेल्ट पर ओलावृष्टि हुई, तो उस एरिया में उसका नुकसान भी हुआ। जहां फायदा हुआ तो कुछ स्थानों पर नुकसान भी हुआ। जी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, ये कहा जाता है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। ये बात सत्य है, यह हकीकत है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं? और जो सरकारों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम बहुत गंभीर है, हम कदम उठा रहे हैं, चाहे सौर ऊर्जा, इस पर हम गंभीर हैं, हम ग्रीन रिसोर्सेज इसको डेवलप करें, इस पर हम सीरियस हैं, उसका कितना असर पॉजिटिव वे में आप देख पा रहे हैं? अपने स्तर पर क्या आकलन आप कर पा रहे हैं? सरकार जो नीतियां बनाती हैं या योजनाएं बनाती हैं, अगर उनको सही मतलब उनको सही तरीके से हम आम जीवन पर या आम जन को उन पर लागू करें और साथ में हमारा प्रत्येक मानव या हम ये कह सकते हैं कि पर्सन उसमें सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाए, तो हम इस प्रकार की जो आपदाएं मान सकते हैं कि एक प्रकार से उष्णन या शीतलन या इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो उसमें एक मतलब योजना और पॉलिसी से बात नहीं बनेगी जब तक हम उनको आम जन तक और उसमें जागरूकता नहीं होगी, तो हम उन पॉलिसीज या हम कह सकते हैं योजनाएं और नीतियां हैं उनको हम पूर्ण नहीं कर सकते और एक आदमी भी नहीं कर सकता। इसमें सामूहिक प्रयास हमें करने पड़ेंगे और उससे हम इस प्रकार के जो ग्लोबल वार्मिंग या हम कह सकते हैं कि जो जलवायु में परिवर्तन, अब देखिए जलवायु परिवर्तन तो हो रहे हैं जी, एक ऋतु चक्र या हम ये कह सकते हैं कि जो जलवायु का जो सिस्टम है वो अपना प्राकृतिक रूप से चलता रहता है, परंतु उसको हम मानव उसको तेजी दे देते हैं, क्योंकि मानव और प्रकृति का दोनों का जो अंतर संबंध है, माँ के रूप में नेचर मानव को सब कुछ देती है, चाहे वो हम कृषि लेते हैं, चाहे हम उत्पादन लेते हैं या हम खनन कर लेते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे खास बात और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रकृति भी जानती है कि सारी चीजों को बैलेंस करके कैसे चलना है, इसलिए हम देख पाते हैं कि बैलेंस के साथ साथ चीजें भी चलती हैं और जो समस्याएं सामने आती है उसको लेकर फिर विकल्प भी खोजे जाते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप चौधरी भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रदीप चौधरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि सरकार के सामने भी बहुत चैलेंजेस है इस खास तौर पर इस गर्मी के मुद्दे को लेकर, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर। पेयजल का संकट गहराने लगा है और बिजली की खपत भी बढ़ गई है। सरकार की प्लानिंग क्या है सर? देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग का हिसाब से जो गर्मी एकदम यकायक बढ़ी है, इस प्रकार का हमने भी अनुभव नहीं किया था कि मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। ये अप्रत्याशित था। इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तापमान इतना जाएगा और इससे हमें फसलों को नुकसान तो हो रहा है, परंतु
हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमने विभिन्न कदम उठाए हैं, चाहे नहरों में पानी की सप्लाई बढ़ाई हो, चाहे बिजली के जो नलकूप है, ट्यूबवेल का टाइम बढ़ाया हो, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा बिजली का टाइम बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बिजली उनको दे सकें और उनको मौसम की सही जानकारी मौसम विशेषज्ञ के हिसाब से समय अनुसार उनको पहुंचा सकें, रियल टाइम अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को दे सकें। और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अपने कृषि कल्याण मंत्रालय के हिसाब से और जो कृषि अधिकारी हैं उनके हिसाब से कि किसानों को इस बढ़ती हुई गर्मी का इस गेहूं की फसल और इसमें कम से कम प्रभावित हो। और जो फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हो रही हैं, हमारी कोशिश है कि उनकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी जमवा के उनको तुरंत जो हमारा मुआवजा है अभी 15,000 रुपए कर दिया गया प्रति एकड़, वो उनको जल्दी से जल्दी मिले। इस प्रकार का कार्य है, चाहे ये अपना पूरा भिवानी लोहारू से लेकर गुड़गांव तक की जो फसल होने की बात कर रहे थे मेरे मित्र अभी, तो उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन एक डेटा ये बताता है कि हरियाणा को हर रोज 50,000 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या है सर? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा पेयजल संकट देखने को मिलता है और प्रदेश अपना कृषि प्रधान प्रदेश है। जी देखिए, हरियाणा पे ना दोहरी मार पड़ रही है। हरियाणा का जो हमारा भाखड़ा डैम नंगल मैनेजमेंट में सब 4-5 उत्तरी राज्य हैं जो उनका समावेश है और प्रत्येक उत्तरी राज्य को उसके हिस्से अनुसार पानी मिलता है। अभी हरियाणा में हमारा एक SYL जो सतलुज यमुना लिंक नहर का हमें पानी मिल रहा था, एक तो पानी हमें वो नहीं मिल रहा है, दूसरा हमें दिल्ली में जब भी पानी का प्रेशर पड़ता है तो हरियाणा को मिलाता है, तो हरियाणा अपने हिस्से के पानी में से दिल्ली को पीने की पानी की सप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास तो दोहरी मार है, एक हमें SYL का हमारा जो प्रपोर्शन आता है अनुपात में हमारा जो हक बनता है वो इतने दिनों से पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो हम वो दंश झेल रहे हैं, दूसरा हमें दिल्ली को पानी के लिए अब गर्मी में दिल्ली की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए भी हरियाणा को अपने पेयजल में कटौती करनी पड़ती है। परंतु फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से मिलके, जो हमारा केंद्र सरकार का कृषि कल्याण मंत्रालय है उसके साथ मिलके हम एक ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों पे ये बढ़ती हुई गर्मी का प्रभाव कम से कम पड़े। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन रात सरकार इसमें लगी हुई है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस फसल में कम से कम उनका प्रभाव पड़े। बजरंग दास गर्ग जी, प्रदीप चौधरी जी कह रहे हैं बिजली का संकट भले ही गहराने लगा है, पानी का संकट भले ही गहराने लगा है, लेकिन ये अप्रत्याशित था, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। पुराना जी, जिस प्रकार आपने आज मुद्दा उठाया है, हकीकत के अंदर नहरों में खेती के लिए पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, बड़ी भारी कमी है पानी की। एक महीना में एक हफ्ता नहरों में पानी आता है, टैल तक पानी नहीं पहुंचता। ये भारी गर्मी होने के कारण पानी की किल्लत ज्यादा रहेगी और बिजली की दिक्कत रहेगी और पीने की पानी की भी दिक्कत रहेगी। तो सरकार को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। भी किसान के तो जीवन मरण का सवाल होता है, खेती लिए पानी चाहिए। जब किसान के टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल की कैसे पैदावार होगी और कहां से पानी, कितने ट्यूबवेल लगेंगे। तो पानी ऐसे इसी चीज है किसानों के लिए भी और गर्मी में तो आम जनता के लिए भी चाहिए। ये किसान की फसल है, ये कटाई का सीजन आ गया, 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज मंडियों में शुरू हो जाएगी। 410 सरकार के आंकड़े जो कहते हैं, सरकार का जो बयान आया है, 410 हमने मंडियों के खरीद सेंटर बनाए हैं, अनाज मंडी सहित। भाई 410 आपने किसानों के लिए खरीद सेंटर बनाए हैं, वहां पर किसान भी आएंगे, परचेजर भी आएंगे, मंडी के आड़ती भी होंगे, मजदूर भी होंगे, लिफ्टिंग वाले ठेकेदार भी होंगे। वहां भी पानी की जरूरत पड़ेगी, मूलभूत सुविधा की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार को ये व्यवस्था करने की जरूरत है। हर ये गर्मी ऐसी पड़ती है, जब आप देखो गर्मी शुरू हो गई एकदम से, आप देखो 5-6 दिन के अंदर गर्मी का जो एकदम से प्रभाव बढ़ा है, इससे बिजली की भी दिक्कत आई, पानी की भी दिक्कत आई और पीने की पानी भी। जो आप देखो गांव में नहीं, शहरों के अंदर जो बाहरी इलाका है, बाहरी इलाकों के अंदर आप जाकर चेक कर लोगे, पानी की बड़ी भारी किल्लत है। जहां सेक्टरों के अंदर 2 बार पानी आता था, पूरा पानी आता था, वहां भी कम से कम 50-60% पीने के पानी, नहाने के लिए पानी की किल्लत हुई है।
तो सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि अभी तो स्टार्टिंग हुई है। आप देखो तापमान हरियाणा क्या है, आप पुरानी देखो तापमान हरियाणा का 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 45, 46, 47, 48 तो आम डिग्री। लेकिन सर जो अप्रैल और मई में जो सेल्सियस जो दर्ज किया जाता था वो मार्च में ही दर्ज किया जा रहा है। पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड लगातार टूटते जा रहे हैं। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन प्रदीप चौधरी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक बात कहनी है, प्रदीप जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा। देखो, मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करूंगा। बजरंग दास जी ने सही बात उठाई है कि किसानों को कोई समस्या ना हो, ये सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास उठाना चाहिए। पर मैं एक दो पॉइंटों में अपनी बात खत्म करूंगा। पिछली सरकारों में हमारे यहाँ फर्गुनगर का क्षेत्र पड़ता है जिसमें खंडेवला गांव और ये सब है, वहाँ पे पानी के नाले पड़े हुए हैं। पिछले 18 सालों से वहाँ पानी बंद पड़ा था। हरियाणा की जब केंद्र मनोहर सरकार 2014 में आई तो 18 साल में उन नालियों में पानी आया। और जो हमारी नारनौल की आखिरी टेल है नहरी पानी की, वहां तक तो पानी जाना बहुत नामुमकिन था। हरियाणा सरकार ने पहली बार राजस्थान बॉर्डर पे जो नारनौल के आखिरी गांव है, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। हमारा बागड़ जो पूरा मिट्टी रेतीला इलाका है दक्षिण हरियाणा का, जो बरसों से प्यासी पड़ी थी जमीन, जो मरुधरा थी, जिसमें फसल कुछ होती नहीं थी, आज वहां भी फसलें लहलहा रही हैं। पहली बात तो सरकार जो है बिना क्षेत्रवाद के हर क्षेत्र के किसान को समान अनुपात में पानी देने का प्रयास कर रही है, तो सरकार की मंशा पे क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, हमारी कोशिश है कि उपयुक्त बिजली मिल सके। और मैं कांग्रेस मित्र को बता दूं, मेरे कहने में ना गुरेज नहीं होगा। कांग्रेस के मुंह से किसानों के बारे में कुछ कहना ऐसी है जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके टाइम में 2-2 रुपए के 7-7 रुपए के मुआवजे के फसलों के जो मुआवजे के इनके चेक आते थे मेरे पास पड़े हैं 2 रुपए। लेकिन प्रदीप चौधरी जी इस बार आप आश्वस्त तो कर रहे हैं ना, किसानों को दिक्कत नहीं होगी, आम जन को दिक्कत नहीं होगी। बात पूरी करने दीजिए, आंकड़ों पे तथ्यों में बात करते हैं। हमने आप किसान की बात करते हो, किसान की मुआवजे की बात करते हो। आपको मैं बता देता हूँ, आपको यही बताता हूँ। आप किसानों की बात करती हो, जितना दुखी किसान आपके राज के अंदर हुआ है आज तक जिंदगी में नहीं हुआ। आप फसल के भुगतान कौन है जी? तो 3 दिन में 72 घंटे में फसल का भुगतान होता है। ठीक है, वो आप सुनो, आपने राजनीति बात कर दी। मैं बता रहा हूँ घराना जी, सुन लो। इनके सभा के अंदर 2-2 मिनटों में ठीक है प्रदीप चौधरी जी, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप लोगों को और सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? 10 सेकंड सर। प्रदीप चौधरी जी देखिए, इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाधान कैसे निकालें इस बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि मई और अप्रैल में जो होता था, जो तापमान मई अप्रैल में दर्ज किया जाता था, वो मार्च में ही दर्ज किया जा रहा है। तो सरकारों को गंभीर हो जाना चाहिए। प्रदीप चौधरी जी, ठीक है प्रदीप चौधरी जी, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को और आम जन को? 10 सेकंड सर। आप पूछिए बजरंग दास गर्ग जी, रुकिए सर। बिहानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, इस बेल्ट में खेतों में पानी मिल रहा है क्या? बजरंग दास गर्ग जी, खेतों में पानी आपको जा रहा क्या? हमारे राज्य में हमारे 1 महीने के अंदर 15 दिन पानी टहल तक पहुंचता था। आज हमें 7 दिन ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। हमें कार्यक्रम को समाप्त करना है। ठीक है सर, हमें कार्यक्रम को समाप्त करना है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो आप इतना जरूर सोचिए कि जो मई और अप्रैल में तापमान दर्ज किया जाता था वो मार्च में ही दर्ज किया जा रहा है। यानी कि सरकार के सामने भी चुनौती, किसान के सामने भी चुनौती और आम जन के सामने भी चुनौती। ख्याल रखना होगा और चुनौतियों से पार पाने के लिए विकल्प भी खोजने होंगे और समाधान भी निकालना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।